जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंडियन पॉलिटी। और ये जो इंडियन पॉलिटी है ये कहाँ से रन होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और है गाइस, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है इसकी शुरुआत हम लोगों ने कुछ महीने पहले करी थी, जिसका नाम था यूनियन। और इस यूनियन में आज ये हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो आता है किसके अंतर्गत, तो गाइस ये आता है क्या, जुडिशियरी के अंतर्गत। जुडिशियरी, मैंने कहा था आपसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिस पर हम लोगों ने बहुत गहन चर्चा किया और इसके थ्योरी के पार्ट्स को देखा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा। लेकिन आज इसकी आखिरी टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम लोग और फिर पहुँचेंगे कहाँ, स्टेट में, मतलब राज्य में। तो आइए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और इसका जो प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न है गाइस, तो ध्यान रखें, यह है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर के 147 तक। और इसमें एक और आर्टिकल हम लोग आज देख ही लेंगे, जो कि है आर्टिकल 148, जो कि संबंधित किससे है, तो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसके बारे में, क्या कुछ जानकारियां हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 124 क्या कहता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। हिंदी में ही लिख रहा हूँ, भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हिंदी में बोलते हैं इसको, सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शुरू से लेकर अब तक की क्या कहानी रही है, आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, तो 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखें कलकत्ता में। अभी का नाम है कोलकाता, लेकिन उस समय का नाम क्या था, कलकत्ता। जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसके जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो कौन बने, लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे। और जो लॉर्ड एलिजा इम्पे था वो क्या बने, इसके चीफ जस्टिस बने, CJ बने। और इसके बाद फिर क्या हुआ, वक्त आगे बढ़ा और 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ, तो भारत शासन अधिनियम के तहत इसको ट्रांसफ़र कर लिया गया, कहाँ से कहाँ, तो याद रखें कोलकाता से, यानी कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन ये जो अपना कार्य प्रारंभ किया 1937 से क्या हुआ, ये कार्यरत हुआ। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग किसकी, बात करेंगे हम लोग स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना, इसकी पुनर्स्थापना कब की गई, तो 26 जनवरी 1950। ये वो दिन है जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रीएस्टेब्लिशमेंट हो तो गया, 28 जनवरी से ये अपना कार्य प्रारंभ किया। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ और 28 जनवरी 1950 से ये अपने कार्यों का संचालन शुरू किया। तो ये इतिहास आपको ध्यान में रखना है।
आर्टिकल 124 के ही अंतर्गत क्या है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो क्या होगा, जो कंप्राइज्ड होगा किससे, तो ध्यान रखें इसको संचालित करने के लिए साथियों इसी 124 के सब क्लाउजेज में है, लेकिन सब क्लाउज आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाता है, आपको बस आर्टिकल ही ध्यान रखना है। और इसी के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ क्या होगा, तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होगा, अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को हम लोग क्या बोलेंगे, तो चीफ जस्टिस, और जो अन्य न्यायाधीश होगा उसको बोलेंगे अदर जजेस। और साथियों ये जो जज है, इन जजों का जो प्रावधान है, इन जजों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रही है, घटी तो नहीं बढ़ती रही है। शुरुआत में जजों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, ये है 33 + 1। और 33 + 1 का मतलब क्या होता है, तो 33 + 1 का मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसमें 33 जो होगा वो क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, लेकिन जो एक होंगे तो वो एक क्या होंगे, तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी चीफ जस्टिस होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो 33 + 1 है, ये पहले तो 7 था, अब 33 + 1, तो इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर्स है किनके हाथों में है, तो ध्यान रखें जजों की संख्या, जज ही लिख रहा हूँ, जजों की संख्या, न्यायाधीश कहे या जज कहे, जजों की संख्या बढ़ाना या घटाना ये कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद कर सकता है। संसद के ही द्वारा क्या किया जाएगा, जजों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन याद रहे इसकी नियुक्ति, मतलब जजों की जो नियुक्ति है, चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो या फिर वो मुख्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे, तो नियुक्ति की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ किनके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। कहने का मतलब राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए इनको कॉलेजियम प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस, कॉलेजियम प्रोसेस से नियुक्त करना होगा। कॉलेजियम प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि देखिए राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करेंगे, लेकिन ऐसे में जो होगा, ऐसे में होगा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके साथ 4 अदर जजेस क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, जो क्या करेंगे, सलाह देंगे। किनको सलाह देंगे, तो राष्ट्रपति को। नियुक्ति करने का जो काम है वो तो राष्ट्रपति का है, लेकिन जो CJI है और जो 4 अदर जजेस हैं, इन 5 को मिलकर बोला जाता है कॉलेजियम प्रोसेस, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रक्रिया। और इस कॉलेजियम प्रक्रिया के तहत क्या होगा, ये जो जज हैं, जज मिलकर जो राष्ट्रपति महोदय है उनको सलाह देंगे, जिनके आधार पर जजों की नियुक्ति की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के सब क्लाउज में इनकी योग्यता भी दी हुई है। तो योग्यता में क्या ध्यान रखना है आपको, तो गाइज़ योग्यता में आपको ध्यान रखना है क्या, तो भाई भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। इसके अलावा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, अच्छा एक बात और, क्या भारत के नागरिक ना हो तो क्या कोई विदेशी जज बन सकता है या नहीं? इस बात का जवाब आप मुझे दें। वैसे तो देंगे नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया। भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ 65 वर्ष से कम आयु हो, 65 वर्ष से
कम आयु का होना चाहिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना है आपको, क्या कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष क्या होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में क्या किया हो, किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या यहाँ पे और नहीं, या ध्यान रखना है, इन दोनों बातों में या ध्यान रखना है। या तो ये बात होनी चाहिए या तो ये बात होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, या तो और एक बात और होनी चाहिए, मैं लिखूँगा। कम से कम 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वकालत किया होना चाहिए, या 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर, 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रह चुके हो, यानी अनुभव हो, रह चुके हो, या फिर अनुभव कह सकते हैं। या फिर एक तीसरी बात कह सकते हैं आप, मतलब आप नहीं कह सकते हैं, तीसरी बात का प्रावधान है क्या कि राष्ट्रपति की निगाह में, राष्ट्रपति की निगाह का मतलब, राष्ट्रपति की निगाह का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की आँखों में, है ना, राष्ट्रपति अपनी आँखों में बैठा के रखा हुआ है, तो ऐसी निगाह का मतलब नहीं। मतलब राष्ट्रपति के सामने जो बातचीत करने का अंदाज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो राष्ट्रपति की निगाह में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। तो कानून के अच्छे जानकार का मतलब ऐसा नहीं कि बिना डिग्री वाला कोई भी आए और यूट्यूब से कानून देख करके, है ना, जाके कहे कि मैं तो कानून जानता हूँ और मैं हूँ शाहरुख खान, तो मुझे भी क्या करिए, जज बना दीजिए। तो ऐसा भी नहीं होगा साथियों। डिग्री भी होनी चाहिए, साथ ही साथ कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि बाद में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा कि भाई साहब ये a+b² में a² + 2ab + b², तो ये एक्स्ट्रा 2ab आया कि नहीं आया कहाँ से? चलिए और आगे देखा जाए। जगह खाली नहीं है, मैं इसको पहले क्लीन कर रहा हूँ। आर्टिकल 124 में आपको और क्या ध्यान रखना है? तो शपथ। साथियों याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के चाहे कोई भी जज हो, चाहे वो CJI हो या फिर वो अदर जज हो, इन सब की जो नियुक्ति है वो तो राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ इन सब को जो शपथ है, शपथ भी कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 124 में ही उसके सब क्लाउजेस में क्या है? शपथ का प्रोविज़न है। तो शपथ जो दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, किसको? CJI को या फिर वो OJ को, यानी अदर जज को। ध्यान रखें। और एक बात कि जो त्यागपत्र है, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? चाहे कोई जज हो, चाहे CJI हो या फिर अदर जज हो, कोई भी अगर अपना त्यागपत्र सौंपेंगे तो केवल और केवल राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना कि CJI राष्ट्रपति को, बाकी अदर जजेस CJI को। ऐसा कभी कभी लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 124 के अंतर्गत इतनी सारी बातों को आप ध्यान में रखें। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में क्या है? तो मित्रों आर्टिकल 125 इसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस। कहाँ के जज की बात हो रही है? तो भाई जज, सुप्रीम कोर्ट की जज की बात हो रही है। तो वहाँ के जो जज साहब हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन और भत्ता, देखिए वेतन और भत्ते की बात करी जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा जज के वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। यानी न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किनके द्वारा तय किया जाता है? तो
न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किसके द्वारा तय किया जाता है? तो याद रखें, संसद द्वारा तय किया जाता है। और संसद द्वारा जब तक निर्धारित ना हो, अगर मान लेते हैं कि संसद द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है कि अब वेतन और भत्ता कितना देना है, तो ऐसे समय में क्या होगा? तो ऐसे समय में याद रखना है कि अनुसूची 2, मैंने आपको बताया था कि अनुसूची 2 में क्या है। तो अनुसूची 2 में क्या है? विभिन्न प्रकार के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिशियल का वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो अनुसूची 2 में वर्णित, अनुसूची 2 में वर्णित जो क्या होगा, वेतन होगा और भत्ता होगा, इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा, कार्य नहीं रुकेगा। इस बात का बेहतर ख्याल रखें। आर्टिकल 125 क्या कहता है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस, यानी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन तय करेंगे? संसद करेंगे। और जब तक संसद तय नहीं कर लेते हैं तब तक अनुसूची 2 में वर्णित जो वेतन और भत्ते हैं उनके माध्यम से उनको वेतन और भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जो जो जज है, राष्ट्रपति इतनी बार पढ़ा चुका हूँ साथियों, इतनी दिनों तक पढ़ा चुका हूँ कि बार बार राष्ट्रपति ही जहन में आ रहा है, बार बार राष्ट्रपति का ही नाम आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं बता रहा था कि जो जज हैं, जज का जो वेतन और भत्ता है ये दिया कहाँ से जाता है? तो भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रखें, भारत की संचित निधि से, यानी भारत में जो जमा कोष कहा जाता है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड, उसी से दिया जाता है। क्या? वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करेंगे? तो वो करेंगे आर्टिकल 125 के तहत भारत के जो विधायी अंग है यानी संसद, उनके द्वारा वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। आइए अगले आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल क्या? आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं किसी कारणवश जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के CJI अब्सेंट हो, इन द एब्सेंस ऑफ CJI, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्या प्रावधान है? तो देख लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं में से, यानी जितने सारे जज हैं उन्हीं में से एक क्या होगा? तो एक मुख्य न्यायाधीश हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कार्यवाहक के रूप में, एक मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। कब करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हो, किसी कारणवश अपने पद से खाली हो जाए, मतलब अपने पद को खाली कर दे, या फिर अपने पद को संचालित करने की स्थिति में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? सीनियर मोस्ट जज उनके कार्यभार को नहीं संभालेंगे। जी नहीं, उनके कार्यभार को कौन संभालेंगे? तो जिनको जो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वही संभालेंगे। आर्टिकल 126 में बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में क्या है? तो एड हॉक जज, जो हिंदी में जिसका अर्थ होता है तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश का क्या मतलब है साथियों? एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाने के बाद चाहे वो किसी भी कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं कर सकते, या फिर वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखना है। तो अब वो खाली बैठे हुए हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी मामले का निर्णय देना हो तो उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा है। जब कोरम पूरा ना हो तो ऐसे में क्या होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, जो CJI है, CJI
राष्ट्रपति की सलाह पर क्या करेंगे, सलाह देंगे कौन, राष्ट्रपति। यानी सलाह क्या, अनुमति लेना होगा राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति महोदय मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, क्या आपकी सहमति है इसमें, क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करूँगा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको फिर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे CJI को, और CJI 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष, इससे पहले भी अगर काम ख़त्म हो जाए तो वो उनको उनके पोस्ट से खाली करवा सकते हैं। लेकिन अगर काम 2 वर्ष तक चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान रखें, अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, अधिकतम 2 वर्ष के लिए। किनको, तो जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कॉरम पूरा करने के लिए बुला सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। आर्टिकल 128 क्या है, एकदम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, चाहे तो हाई कोर्ट या फिर सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 128 ये जो होगा, तो ये क्या होगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ क्या, तो रिटायर्ड जज। यहाँ पे केवल और केवल जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके बारे में प्रावधान है। अगर मान लेते हैं वर्कलोड क्या हो जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, कहाँ का भाई, सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से बहुत से केसेस आ गए, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तो चूँकि वर्कलोड बढ़ गया, तो वर्कलोड बढ़ जाने की स्थिति में क्या करेंगे, जो CJI है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जो रिटायर्ड जज को अपने पास क्या कर सकते हैं, अपने कोर्ट में उनको 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बुला सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अधिकतम 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 129 पे ध्यान रखें आप कि 129 क्या है। आर्टिकल 129 में क्या है साथियों, तो आर्टिकल 129 है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है। कैसा कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट का मतलब अंतिम निर्णय देने वाला न्यायालय। तो किसी भी निचली अदालत को ध्यान रखना है, निचली जो अदालत है, निचली अदालत इस बात का बेहतर ख्याल रखें कि मैं जो निर्णय दे रहा हूँ इससे सुप्रीम कोर्ट का अपमान ना हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान ना हो। मतलब उनको ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाना है। किनको, तो कोई भी जो अपेक्स कोर्ट से नीचे की अदालत है, हाई कोर्ट, चाहे किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो, उनको फैसला सुनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। और साथ ही साथ ये एक क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब जो रिकॉर्ड जमा रहेगा वो कहाँ रहेगा, अंतिम फैसला देने वाला तो ये है ही, इसके अलावा जो रिकॉर्ड जमा रहेगा लास्ट में जा कर के, आखिरी में जा कर के, तो वो कहाँ जमा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखें। आर्टिकल 130 में आप ध्यान रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कहाँ होगा, या तो NCR में होगा। NCR है कहाँ, दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, ये दिल्ली है। NCR में होगा, या फिर क्या होगा, तो याद रहे राष्ट्रपति भवन के समकक्ष होगा। समकक्ष का मतलब आमने सामने लगभग या एक ही परिसर में कह सकते हैं, समकक्ष होगा। आर्टिकल 130 में इसी बात का प्रावधान है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 132 ध्यान रखेंगे आप। 132 में क्या है साथियों, तो 132 में है कि कोई भी मामला जो निचली अदालत में चल रहा हो, तो निचली अदालत में अगर मान लीजिए विलम्ब हो रहा है, तो उस मामले को हाई कोर्ट को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि हाई कोर्ट में चल रहे मामले को
हाई कोर्ट के मामले को अपने पास बुला सकता है, अपने पास बुला सकता है, या फिर जो हाई कोर्ट में चल रहे मामले हैं तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको आदेश जारी किया जा सकता है कि आपसे नहीं संभल रहा है तो कृपया ये मामला यहाँ भेज दें। आपके जुरिस्डिक्शन से अगर बाहर है, यानी न्यायिक क्षेत्र से अगर बाहर लगे, तो ऐसे मामले को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पास बुला सकता है। 132 के बाद आपको बस एक दो ही आर्टिकल ध्यान रखने हैं। मैंने आपको बताया है पहले ही कि सारे के सारे अनुच्छेद आपको नहीं पूछे जाते हैं, जो आपको पूछे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा करनी है। तो आर्टिकल 143 ध्यान रखेंगे आप, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आर्टिकल 143 में क्या है? तो आर्टिकल 143 में है क्या? तो राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, यानी आर्टिकल 143 के मुताबिक क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में सलाह देना होगा, लेकिन उस सलाह को माने या ना माने ये बात राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति महोदय है वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को माने या ना माने इसके लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाध्य है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 148, ये आर्टिकल कौन सा मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए, यानी अगर कहा जाए तो आँख कान, किसका आँख कान? तो सरकार का आँख कान अगर है तो वो कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति करेंगे। कितने वर्षों के लिए? वो उन पर डिपेंड करता है, उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। वैसे तो 6 वर्ष माना जाता है, लेकिन जब चाहे तो क्या कर सकते हैं? उसको बर्खास्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय के हाथ में, और राष्ट्रपति आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति का संचालन किसके द्वारा होता है? तो भारत के मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने यूनियन को समाप्त किया, और साथियों अगले दिन जब मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे किस पर? स्टेट पर। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए क्या? चलिए कोई बात नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। अगले दिन जब मुलाकात होगी तो सीधे हम लोग पहुँचेंगे स्टेट में, और स्टेट के जितने भी सारे मुद्दे हैं जो आपने यूनियन में भरा, वो सारे के सारे मुद्दे आपको स्टेट में भरने हैं। तब तक के लिए जय हिंद।